हेलो लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क नाइट्स। सारी वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल डार्क नाइट्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, जिससे आपको मिलती रहे वीडियो से जुड़ी हुई सारी नई अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक और होश उड़ा देने वाली कहानी, बात एक रात की। अरे ओ रुबीना, बेटा एक गिलास ठंडा पानी तो पिला ज़रा। परवीना ने अपने दुपट्टे के पल्लू से अपने माथे पर बहते पसीने को पोंछते हुए अपनी बड़ी बेटी रुबीना को आवाज़ लगाई। वो अभी अभी उस बड़े से कच्चे सहन में झाड़ू लगाकर चारपाई पर बैठी थी। जी अम्मा, अभी लाई, रुबीना ने, जो कि किचन में दिन की हांडी पका रही थी, जवाब दिया। ये कहकर उसने घड़े से एक गिलास भरकर ठंडा पानी निकाला और सहन में बिछी चारपाई पर बैठी परवीना के हाथ में थमा दिया और खुद भी आंचल से गीले हाथों को पोंछती हुई अपनी अम्मा के बराबर में बैठ गई। अम्मा, तू क्यों जुल्म करती है अपनी ज़ात पे, जब तुझे पता है कि ज़्यादा काम करने से तेरी सांसें फूलने लगती हैं। रुबीना ने परवीना को ऐसे समझाया जैसे परवीना इसकी नहीं बल्कि ये परवीना की माँ हो। अरे बिटिया, तू क्या क्या करेगी, इसलिए छोटा मोटा जो काम मेरे हाथ लगता है कर लेने दिया कर। परवीना ने गटागट पानी का गिलास अपने गले में उड़ेलने के बाद एक गहरी सांस भरकर जवाब दिया। अभी रुबीना कुछ कहने ही लगी थी कि परवीना का फ़ोन बज उठा। उसने अपनी दोनों आंखें चुंधिया के उस पुराने से कीपैड फ़ोन की छोटी सी स्क्रीन पर जब नाम और नंबर फ्लैश होते देखा तो उसकी बाँछें खिल उठीं। उसने बड़े ही गर्मजोशी से फ़ोन उठाया। अस्सलामुअलैकुम भाई साहब। जी भाई साहब। जी अच्छा, जी बहुत बेहतर, अल्लाह हाफिज़। रुबीना ने शुरुआती खैरियत पूछने के बाद बमुश्किल चंद सेकंड बात की और फ़ोन रख दिया। क्या हुआ अम्मा, किसका फ़ोन था? रुबीना ने जब परवीना के चेहरे पर ऐसी खुशी देखी तो वो पूछे बिना न रह सकी। अरे हैदराबाद से तेरे बड़े मामू का फ़ोन था, कह रहे थे परवीना अब तुम बच्चों के साथ यहाँ आने की तैयारी पकड़ लो, सऊद की शादी में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। परवीना ने रुबीना के तजस्सुस को तोड़ते हुए उसे सारी बात बता दी। हैदराबाद? अम्मा, तू जानती भी है यहाँ से हैदराबाद जाने में कितने पैसे लगते हैं? हम गरीबों के पास इतने पैसे कहाँ? रुबीना ये कहते हुए कहीं खो सी गई। अरे तू फिक्र ही ना कर, भाई साहब ने कहा है कि वो टिकट करवा देंगे और तुम लोगों के कपड़े वगैरह भी जैसे तुम्हें पसंद हो वहीं से वो ख़रीदारी भी करवा देंगे। परवीना ने रुबीना के कंधे पर हल्की सी तपकी देते हुए कहा। अच्छा, सच है अम्मा, मामू हमारा कितना ख्याल रखते हैं, रुबीना ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ बिटिया, तेरे अब्बा के चले जाने के बाद भाई साहब ने ही हमें संभाला है, अगर वो ना होते तो शायद हम पर फाकों की नौबत आन पड़ती। कहते कहते परवीना की आंखों में नमकीन पानी उतर आया। बस अम्मा, अब तो गंगा जमुना ना बहाने लग जाना, रुबीना ने परवीना के आंसू पोंछते हुए कहा। अच्छा बाबा, नहीं रोती, अब ज़रा जाके देख आरिफा कहाँ खेल रही है। एक तो सारा सारा दिन ये लड़की घर से बाहर न जाने कौन सी सहेलियों के साथ खेलती फिरती है। परवीना ने रिवायती माओ वाला जुमला अदा किया और चारपाई पर ही कमर सीधी करके लेट गई। अभी जाती हूँ अम्मा, पर पहले मैं हांडी तो देख लूँ, बातों ही बातों में याद ही नहीं रहा, कहीं लग ही न गई हो, रुबीना ने हड़बड़ाहट में किचन की तरफ जाते हुए जवाब दिया। ये चांदपुर गांव था, जहां एक छोटे से घर में परवीना अपनी बड़ी बेटी रुबीना और छोटी बेटी आरिफा के साथ रहती थी। रुबीना की उम्र 20 बरस जबकि आरिफा की उम्र 14 बरस थी। परवीना कम उम्र में ही बेवा हो गई थी और शोहर की निशानी के तौर पर उसके पास सिर्फ ये घर ही बचा था, लिहाजा उसकी दोनों बेटियां और ये घर ही उसकी कुल कायनात थे। सालों पहले ही जब घर के सरबराह का साया उनके ऊपर से हटा और परवीना ने बेवकी की चादर ओढ़ी, तब बड़े भाई जमशेद ने एक बाप की तरह उसे और उसकी बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया। जमशेद हर माह एक माकूल रकम गांव में परवीना को भिजवा दिया करते थे, जिससे उसका और बच्चियों का गुजारा बआसानी हो जाया करता था। कभी कभार रुबीना गांव की औरतों के कपड़े वगैरह सी के 4 पैसे कमा लिया करती थी। साथ ही साथ वो गांव के चंद बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। यूँ कुछ और आमदनी हो जाया करती थी। तुम दोनों अब तैयारी करना शुरू कर दो, कुछ कपड़े और जो भी ज़रूरी सामान है पैक कर लो, शायद 1-2 रोज़ में ही हमें हैदराबाद के लिए निकलना पड़े। वो तीनों दिन का खाना खा रहे थे जब परवीना ने ये बात छेड़ी। हैदराबाद? अम्मा, क्या हम हैदराबाद जा रहे हैं? सारी बात से अनजान आरिफा ने चहकते हुए पूछा।
हाँ बिटिया, तुम्हारे सऊद भाई की शादी है ना, इसलिए हमें तुम्हारे मामू ने बुलाया है। परवीना ने एक रोटी को आरिफा की तरफ बढ़ाते हुए उसे जवाब दिया। अरे वाह अम्मा, फिर तो बहुत मज़ा आएगा, हम शादी में खूब मस्ती करेंगे, आरिफा ने पुरजोश अंदाज में कहा। अच्छा बस, अभी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, अभी शादी में बहुत वक्त है, चुपचाप खाना खाओ, रुबीना ने उसे डांटने के से अंदाज में कहा। 2-3 रोज़ बाद परवीना अपनी दोनों बच्चियों के साथ हैदराबाद के लिए निकल गई। हैदराबाद स्टेशन पर जब वो तीनों उतरी तो वहाँ उनके इस्तकबाल के लिए अरहम पहले से ही मौजूद था। अरहम परवीना के मछली भाई साहब महमूद का बेटा था, जो अपने वालिदैन और छोटी बहन माहम के साथ शादी में शिरकत के लिए आया था। चंद मिनटों का फासला तय करके जब वो स्टेशन से घर पहुँचे तो वहाँ तकरीबन सबकी आंखें नम हो उठीं। वो काफ़ी अरसे बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। ये आपस में 4 भाई बहन थे। सबसे बड़े जमशेद भाई साहब, जिनके 2 बच्चे सऊद और तहमीना थे। उनसे छोटे और मझले महमूद भाई साहब, उनके भी 2 बच्चे अरहम और माहम थे। तीसरे नंबर की एक बहन जिनका नाम राशिदा था, उनकी इकलौती बेटी नबीला थी, जबकि चौथी और सबसे छोटी बहन परवीना, जिसके 2 बच्चे रुबीना और आरिफा थे। माँ बाप इनके हयात नहीं थे, लिहाजा ये चारों भाई बहन आपस में ही एक दूसरे के साथ बड़ी ही मोहब्बत और खुलूस का मामला रखते थे। इतना ही नहीं, इन सब के बच्चे भी आपस में एक दूसरे के साथ बहुत लगाव रखते थे। परवीना, तुम बच्चियों के साथ यही हमारे पास क्यों नहीं आ जाती? क्यों वहाँ गांव में ख्वामुखा ख्वार होती हो? थोड़ी देर बाद जब चारों भाई बहन साथ चाय नाश्ते पर बैठे थे, तब जमशेद ने सवाल किया। हाँ परवीना, वहाँ गांव में अब रखा है क्या है जो तुम वहाँ अपनी दोनों बच्चियों को लेकर इस तरह अकेले में पड़ी हुई हो? राशिदा ने भी जमशेद की बात से इत्तेफाक रखते हुए कहा। भाई साहब, आप तो जानते हैं, मुझ जैसी नसीब और हालात की मारी के पास अब सिर्फ वाहिद सहारा वो घर ही रह गया है जो रुबीना के अब्बा की आखिरी निशानी है। अगर मैं भी यहाँ आकर रहने लगी तो वहाँ उस घर में मेरे जेठ अपना कब्जा जमा लेंगे, जो कि मैं हरगिज़ नहीं चाहती। परवीना ने अफसरदा होकर कहा। अरे, ऐसे कैसे कोई भी अपना कब्जा जमा लेगा? हम क्या मर गए हैं? महमूद ने कहा। अल्लाह ना करे भाई साहब, अल्लाह आप लोगों को सलामत रखे, मगर मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ, आप लोग मेरी फ़िक्र न करें, परवीना ने बात को ख़त्म करते हुए कहा। फिर चारों ना चाहते हुए भी मौजू बदलते हुए चाय की चुस्कियाँ लेने लगे। इधर तहमीना, माहम, रुबीना और नबीला का भी एक ग्रुप बन गया। वो चारों हम उम्र होने की वजह से जब भी मिलती साथ साथ ही रहती। सऊद और अरहम की भी आपस में खूब जमती थी। बस बेचारी आरिफा के साथ का यहाँ कोई नहीं था। वो आए हुए रिश्तेदारों के छोटे छोटे बच्चों को प्यार करके ही अपना दिल बहला लिया करती थी। बहरहाल पूरा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। चंद एक रिश्तेदार भी अब धीरे धीरे आते जा रहे थे। सारे घर में एक अलग ही हंगामा बरपा था, जैसा कि अमूमन शादी वाले घर में देखने को मिलता है। यहाँ भी वही सूरत हाल थी। जमशेद के घर के पीछे वाले हिस्से में एक बड़ा सा लोहे का गेट था, जहाँ ये सारे कज़न्स उस लोहे के गेट को खोलकर अक्सर बैठ जाया करते थे। उस लोहे के गेट के बराबर वाली दीवार से लगकर ही एक और घर था। ये जमशेद के पड़ोसी थे, लेकिन ये हरगिज़ मिलनसार या खुलने मिलने वाले नहीं, बल्कि कोई बहुत ही अजीब किस्म के पड़ोसी मालूम होते थे। दरवाज़ा इनका दिन हो या रात हर वक्त बंद ही रहता था। घर से सिवाय एक उधेड़ उम्र के आदमी के कोई आते जाते दिखाई न देता था। घर बज़ाहिर देखने में तो बहुत खूबसूरत था, लेकिन इसके दरवाजे का हर वक्त बंद रहना उन सारे कज़न को हैरत में डाल जाता था। खासकर आरिफा इस घर को जब भी देखती उसे कुरेद लग जाती कि आखिरकार इस घर में रहता कौन है। खैर, शादी का दिन धीरे धीरे करीब आने लगा। इसी के साथ घर में लोगों की गिनती भी बढ़ती जा रही थी। जब तकरीबन सभी खास रिश्तेदार जमशेद के घर में जमा हो गए तो उसके उस बड़े से घर में भी जगह तंग पड़ने लगी। दिन के वक्त तो जैसे तैसे गुजारा हो जाया करता था, मगर असल मसला रात को सोने की जगह का था। अब फैसला ये हुआ कि घर के सभी बच्चे सिवाय अरहम और सऊद के छत पर जाकर रात काटें। रुबीना, तहमीना, नबीला और माहम, आरिफा और चंद बच्चों समेत अब छत पर ही सोने लगी। इसी दौरान आरिफा ने देखा कि उस पुरस्कार घर की वो बड़ी सी छत तो मामू जमशेद की छत से ही जुड़ी थी। बीच में सिर्फ लोहे की एक ग्रिल थी जो दोनों छतों को अलग कर रही थी। वो छत भी बहुत खूबसूरत थी। छत पर सभी तरह के फूलों के गमले सजे हुए थे। बाकायदा क्यारियाँ बनाकर फूलों को उगाया गया था। देखकर लगता था जो भी इस घर में रहता है उसे फूलों में खासी दिलचस्पी है।
शुरुआती 2 दिन तक तो आरिफा को छत पर कोई नज़र नहीं आया, पर तीसरे दिन जब वो किसी काम से छत पर गई तो उसने देखा उस साथ वाली छत पर तकरीबन उसी की उम्र की एक लड़की हल्के नीले रंग की फ्रॉक में खड़ी गालिबन गमलों को पानी दे रही थी। उस लड़की की कमर आरिफा की तरफ थी, जिसकी वजह से वो आरिफा की मौजूदगी से बिल्कुल बेखबर फूलों को पानी देने में मसरूफ़ थी। एक ये है जिसे अपने पौधों का इतना ख्याल है और इस कड़ी धूप में भी ये इन्हें पानी दे रही है, और एक मैं हूँ जो सारा दिन बस अम्मा की डांट ही खाती रहती हूँ। ये पहला ख्याल था जो उस लड़की को देखकर आरिफा के दिमाग में आया था। वो वहीं खड़ी किसी बुत की तरह एकटक उस लड़की को देख रही थी। इधर सारी बात से बेखबर जब वो लड़की आरिफा की तरफ पलटी और उसने आरिफा को देखा तो वो वहाँ से ऐसे भागी जैसे उसने कोई भूत या चुड़ैल देख ली हो। आरिफा भी फिर नीचे आ गई। तहमीना बाजी, आपकी छत के साथ वाली छत पर मैंने आज एक लड़की को देखा। कौन है वो? ये सारे कज़न्स हस्बे मामूल हंसी मजाक करने में मगन थे जब आरिफा ने तहमीना से पूछा। हाँ तहमीना, उस घर में कौन रहता है? तुम लोगों के पड़ोसी हैं ना, तुम तो जानती होंगी। रुबीना ने भी आरिफा के साथ सवाल किया। हाँ, ये लोग कुछ सालों पहले ही यहाँ शिफ्ट हुए हैं। ये एक हिंदू घराना है। और आरिफा, जो छत पर तुमने लड़की देखी वो यकीनन कोमल होगी। बहुत प्यारी बच्ची है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तहमीना ने आरिफा के गाल खींचते हुए कहा। अच्छा, और कौन कौन रहता है उस घर में? नबीला ने पूछा। अरे लड़कियों, क्या आप सारा दिन बैठी बातें ही करती रहोगी? चलो उठो सब, ज़रा हाथ पैर चलाओ। इससे पहले कि तहमीना कुछ बताती, राशिदा ने आकर उन्हें कामों में हाथ बटाने के लिए खड़ा कर दिया। इसके बाद तो जैसे ये रोज़ का मामूल ही बन गया। आरिफा जब भी छत पर होती और वो लड़की जैसे ही आरिफा को देखती फ़ौरन नीचे भाग जाती। उसके बार बार इस अमल से आरिफा का तजस्सुस परवान चढ़ने लगा। उसे अब किसी भी तरह मामले के तह तक जाना था। सुनो, रुको, तुम्हारा नाम कोमल है ना? एक रोज़ आरिफा ने हिम्मत करके उससे पूछ ही लिया। जब उसने आरिफा के मुँह से अपना नाम सुना तो वो एकदम सोच में पड़ गई। उसके भागते कदम वहीं जम गए और वो आरिफा की जानिब पलटी। उसकी बड़ी बड़ी पर सफ़ेद आंखों में मानो जैसे सैकड़ों सितारे एक साथ जगमगा रहे थे। मैं मामू जमशेद की भांजी आरिफा हूँ। तुम कोमल हो ना? मुझसे दोस्ती करोगी? आरिफा ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं? वो लड़की हिचकिचाई। हाँ तुम। वो असल में यहाँ मेरे साथ मेरी हमउम्र कोई नहीं है ना, एक तुम ही हो जो मुझे मेरी जैसी ही लगती हो। घबराओ मत, मैं तो सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये कहकर आरिफा ने अपना हाथ मज़ीद आगे बढ़ा दिया। अब अक्सर दिन के वक्त आरिफा और कोमल छत पर ही होती। वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से मानूस होती जा रही थी। कोमल बिल्कुल अपने नाम की तरह ही कोमल थी। उस कोमल सी लड़की को फूलों के हवाले से हैरत अंगेज़ जानकारियाँ थीं। छोटी छोटी बारीकियों का उसे बखूबी पता था। एक 14-15 साल की लड़की के लिए ऐसी जानकारियाँ होना कोई मामूली बात नहीं थी। चाहे न चाहे उसे कोमल की समझदारी पर रश्क होने लगा। ये दोनों वक्त के साथ साथ करीब से करीबतर होती जा रही थी। आरिफा ने एक बात पर गौर किया कि कोमल सिर्फ उससे अपनी या उसकी ही बातें करती थी, या हद से हद फूलों के बारे में। वो कभी भी अपने घर या फैमिली की कोई भी बात उससे ना करती, मसलन उसके घर में कितने लोग हैं, क्या करते हैं, वगैरह वगैरह। अगर आरिफा उससे पूछती भी तो वो बड़ी ही खूबसूरती से टाल जाती। एक बात और थी जो ध्यान देने वाली थी। कोमल बातें करते करते कहीं खो जाया करती थी। उस भोली सी लड़की के मासूम चेहरे पर एक हज़ारों सहराओं जैसी उदासी छा जाया करती थी। आँखों में जगमगाते तारों की जगह गहरा सकूत ले लिया करता था। आरिफा ने कई बार उससे इसकी वजह मालूम करनी चाहिए, पर उसने एक लफ्ज़ भी इस बारे में कुछ न कहा था। फिर आरिफा को लगा शायद कोमल तबीयतन ही ऐसी है। एक रोज़ जब मामूल के मुताबिक आरिफा छत पर गई तो कोमल को वहाँ न पाकर वो परेशान हो गई। उसने थोड़ी देर वहीं उसका इंतज़ार किया तो वो भी हाथों में कपड़ों से भरी बाल्टी लेकर छत पर आ गई। कहाँ थी तुम? कितनी देर लगा दी? आरिफा ने उसे एकदम शिकायताना अंदाज में कहा, लेकिन अगले ही पल वो ये देख के हैरान रह गई कि उस प्यारी सी लड़की के नाजुक बदन पर जगह जगह नील और खरोंचों के निशान थे। उसे देख के साफ लगता था कि उसे बड़ी बेदर्दी से पीटा गया है। क्या हुआ है तुम्हें? और ये निशान?
आरिफा ये कहती हुई झट से वो लोहे की ग्रिल लांघकर उसकी छत पर आ गई। तो तुम जाओ, कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, खुदा का वास्ता है तुम अभी के लिए जाओ, कोमल ने उसको हल्का सा धकेलते हुए कहा। लेकिन कोमल, किसने किया है ये? आरिफा ने हैरानी से आंखों को फैलाते हुए पूछा। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ ये कपड़े सुखाने आई थी, तुमसे मिलने बाद में आऊँगी, अभी तुम जाओ प्लीज़, कोमल ने अब की बार गिड़गिड़ाते हुए कहा। फिर आरिफा को ना चाहते हुए भी नीचे आना पड़ा। अगले एक तो रोज़ कोमल उसे छत पर दिखाई न दी। वो खासी बेचैन हो गई थी। उसने कई बार तहमीना से पूछने की कोशिश की, पर तहमीना को मसरूफियात में ऐसा घेरे हुए था कि जब भी आरिफा उसके पास इस बात का पता लगाने जाती, कोई न कोई आके तहमीना को काम बता जाता। घर मेहमानों से भरा हुआ था। हल्दी की रस्म का दिन भी देखते देखते आ गया। हल्दी वाले दिन उन सारे कज़न्स ने खूब एंजॉय किया, यहाँ तक कि घर के बड़े भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए थे। वो एक दूसरे के पीछे भागते हुए एक दूसरे के गालों पर हल्दी लगाते और खिलखिलाकर हंसते। लेकिन आरिफा का दिल मुतमईन न हो सका। उसे बार बार कोमल का ख्याल आ रहा था। मोहल्ले के सभी लोग इस रस्म में शामिल थे, लेकिन वहाँ कोमल या उसके घर से कोई भी नहीं था। रात आती तो वो सब छत पर आ जाती, बिस्तर लगाकर लेट जाती, थोड़ी देर बातें करती और कब थकान के बाइस नींद आ जाती पता भी न चलता। मगर आरिफा की आंखों से नींद घंटों घंटों गायब रहती। वो कई बार उठकर कोमल की छत की तरफ जाती, लेकिन उसे वहां न पाकर वो वापस अपने बिस्तर पर आकर रुबीना से लिपटकर आंखें मूंद लेती। आखिरकार फिर शादी से 2 दिन पहले कोमल आरिफा से मिलने छत पर आई, लेकिन बिलाशुबा उसकी हालत बेहतर ना थी। अगरचे उसके पुराने ज़ख्मों के निशान धुंधले हो गए थे, लेकिन उनकी जगह नए और ताज़े ज़ख्म उसके साथ होने वाली जुल्म ज़्यादती की चुगली खा रहे थे। बात क्या है आखिर? किसने तुम्हारा ये हाल बनाया है? तुम मुझे बता क्यों नहीं देती? आरिफा ने झुंझलाते हुए एक साथ कई सवाल कर डाले। कोमल यूं ही सर झुकाए खड़ी रही। कोमल, इधर देखो, मेरी तरफ। क्या तुम्हारी अम्मा ने? कहते कहते आरिफा उसकी ठोड़ी ऊपर उठाने लगी। नहीं, कोमल ने डुबडुबाई आंखों से जवाब दिया। तो फिर क्या तुम्हारे अब्बा तुम्हें मारते हैं? इतना सुनना था कि कोमल की डुबडुबाई आंखों से चंद कतरे आज़ाद होकर उसके गालों को भिगाने लगे, और जब उसके अश्कों में रवानी आने लगी तो आरिफा भी उससे बेइख्तियार लिपट कर रोने लगी। वो दोनों इस थोड़े ही अरसे में सगी बहनों से भी बढ़कर हो गई थी। मेरे पापा एक अच्छे इंसान नहीं हैं आरिफा, वो नशे में जानवरों की तरह मुझे मारते हैं। तो तुम्हारी अम्मा कुछ नहीं कहती उन्हें? आरिफा ने पूछा ही था कि कोमल को छत की सीढ़ियों पर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। आरिफा, अभी तुम जाओ, बाद में बात करते हैं। इतना कहकर कोमल तेज तेज कदम बढ़ाती नीचे चली गई। आरिफा भी वापस अपनी छत पर आ गई। शादी वाले दिन भी आरिफा की नज़र कोमल को ही तलाश रही थी। सभी शादी के हल्ले गुल्ले में लगे हुए थे, लेकिन एक वही थी जो मुसलसल इंतज़ार की सूली पर लटक रही थी। अचानक उसके कंधे पर किसी के हाथ का लम्स उसे चौंका गया। इन हाथों की नरमी को वो बखूबी पहचानती थी। वो मुस्कुराती हुई उसकी तरफ पलटी। आ गई तुम? मुझे तो लगा तुम आओगी ही नहीं, आरिफा ने उसे निगाह भरकर देखते हुए कहा। वो धानी रंग के लहंगे में आज किसी शहजादी से कम नहीं लग रही थी। हैरत अंगेज तौर पर आज वो बहुत खुश भी थी। सारे फंक्शन में वो खूब एंजॉय कर रही थी। कितनी प्यारी लग रही हो आज तुम, आरिफा ने उसकी तारीफ करते हुए कहा। तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो आरिफा, कोमल मुस्कुराई। फिर वो आगे बोलने लगी। पता है आरिफा, आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत 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 खुश। कोमल की आंखें ये कहते हुए जुगनुओं की तरह चमकने लगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे अपनी इस खुशी की वजह नहीं बताओगी? आरिफा ने झूठी नाराज़गी जताते हुए कहा। अरे हाँ ना, क्यों नहीं। तुम्हें पता है मेरी मम्मा वापस आ गई हैं और वो कह रही थी कि मुझे बहुत जल्द अपने साथ ले जाएंगी। कोमल ने उसे अपनी खुशी की वजह बताई। तुम्हारी अम्मा? क्या मतलब, वो तुम्हारे साथ नहीं रहती? आरिफा ने उलझते हुए पूछा। नहीं, लेकिन अब वो वापस आ गई हैं, कोमल ने धीरे से कहा। लेकिन वो रहती कहाँ है? आरिफा ने पूछा। वो कोमल, कोमल, ओ यहाँ हो तुम। बेटा, तुम्हारे पापा घर जा रहे हैं, वो तुम्हारा पूछ रहे हैं। आजा बच्चे, चल मेरे साथ।
कहीं तेरे पापा फिर गुस्सा ही ना हो जाए। कोमल अभी आरिफा की बात का जवाब देने ही वाली थी कि जमशेद की बीवी यानी आरिफा की मुमानी ने आकर ये पैगाम सुना दिया। आरिफा, मैं अभी चलती हूँ, नहीं तो पापा गुस्सा हो जाएंगे। मैं तुम्हें कल मिलती हूँ, बाय। इतना कहकर वो मुमानी जान के साथ चली गई, जबकि आरिफा उसकी जाती पीठ को देखती रह गई। फंक्शन ख़त्म होते ही सब सऊद की दुल्हन समेत घर आ गए। कुछ रस्में अदा करने के बाद सब सोने चले गए और यूं सऊद की शादी का हंगामा भी ख़त्म हो गया। 1-2 दिन तो उन लोगों की थकान उतरने में ही लग गए। नई बहू वलीमे के बाद अपने मायके चली गई। इसी के साथ दूर दराज के रिश्तेदार भी बारी बारी अपने घर की रवानगी पकड़ रहे थे। उस रोज़ शाम से ही तेज़ हवाएं चल रही थीं। मौसम का रुख एकदम बदल गया था। सूरज भी वक्त से पहले बादलों की ओट में जा छुपा था। सारे माहौल पर एक अजीब सी वहशत तारी थी। रात के 9 बज चुके थे। सभी खाने से इंसाफ करने के बाद अपने अपने बिस्तरों में जा घुसे थे, जब परवीना ने छत पर सोने के लिए जाती लड़कियों को टोका, बच्चियों, आज तुम नीचे ही कहीं जगह देखकर सो जाओ। मौसम बहुत ख़राब है, बारिश किसी भी वक्त हो सकती है। फिर ख्वामोखा तुम्हें सारे बिस्तर उठाकर वापस नीचे आना पड़ जाएगा। लेकिन वो कहाँ मानने वाली थीं। उन्हें इतने अरसे में सारे शोरगुल से दूर ऊपर छत पर सोने की आदत जो हो गई थी, वो परवीना की बात को सुनी अनसुनी करते एक के पीछे एक सीढ़ियाँ लांघती हुई छत पर जा पहुँची। रोज़ की तरह आरिफा और कुछ और बच्चे भी उनके साथ थे। वो अभी बिस्तर बिछाकर लेटी ही थी कि हवाओं का जोर तेज हो गया। आसपास के पेड़ पौधे बर्क रफ्तारी के साथ झूलने लगे। ये मौसम की तरफ से हरगिज़ अच्छी अलामत नहीं थी। हालांकि ठंडी ठंडी हवाएं उन्हें बहुत खुशगवार गुजर रही थीं, मगर साथ ही साथ वो सभी खौफज़दा भी थीं। चलो अब सो जाओ सब। उन सभी को खौफज़दा होते देख माहम बोली, 1 मिनट, पहले मैं आयतल कुर्सी पढ़कर हमारे चारों तरफ हिसार बांध देती हूँ। नबीला ये कहते हुए उठ खड़ी हुई, जबकि वो तीनों आरिफा समेत यूं ही लेटी रहीं। नबीला आयतल कुर्सी पढ़ ही रही थी कि अचानक उसके मुंह से एक फलक शगाफ चीख निकली। क्या हुआ? वो तीनों एक साथ पूछती हुई घबराकर उठ के बैठ गईं। आरिफा भी खौफ के मारे रुबीना से लिपट गई। नबीला ने कोई भी जवाब न दिया। डराओ मत यार, बताओ ना क्यों चिल्लाई थी तुम? तहमीना ने पूछा। कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस तुम लोगों को डराना चाहती थी। नबीला ये कहते हुए तेज तेज हंसने लगी। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? यहाँ हमारी जान निकल गई और तुम्हें मजाक सूझ रहा है, माहम ने कहा। उफ, मेरी तो अभी तक टांगे काँप रही हैं, रुबीना बोली। उन सभी की ऐसी हालत देखकर नबीला की हंसी में मज़ीद इजाफा हो गया। अच्छा, अब ये दांत निकालना बंद करो और यहाँ आकर चुपचाप सो जाओ। कहीं ऐसा ना हो सचमुच कोई चुड़ैल या भूत आकर सबसे पहले तुम्हें ही अपना शिकार बना ले, तहमीना ने उसे मजाकिया अंदाज में डांटा। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी तारों की छाँव तले आराम से सो गईं, लेकिन आरिफा को कहाँ नींद आनी थी। वो ऐसे ही आंखें बंद किए कोमल के बारे में सोच रही थी कि तभी उसे किसी की पायल की छन छन की आवाज़ साफ तौर पे सुनाई दी। पहले तो वो डर गई, लेकिन जब छन छन की आवाज़ लगातार आने लगी तो उसने आंखें खोलकर आवाज़ की तरफ ध्यान लगाया। ये आवाज़ कोमल की छत की तरफ से आ रही थी। शायद ये कोमल होगी। ये ख्याल आते ही वो तेज़ी से उस आवाज़ की तरफ भागी, लेकिन जब उसने चांद की मध्यम रोशनी में गौर से देखा तो वहाँ कोमल नहीं बल्कि कोई 34-35 साला एक बेइंतहा खूबसूरत औरत अपनी नाजुक उंगलियों में गुलाब का फूल दबाए चहलकदमी कर रही थी। उसकी दूधिया रंगत पर बिखरती चांदनी ऐसी लग रही थी मानो एक साथ कई सुनहरे मोती चमक उठे हों। धीरे धीरे वो औरत कोई गाना भी गुनगुना रही थी। वो इसी तरह गुनगुनाती हुई आरिफा की तरफ चलकर आई। तुम आरिफा हो ना? उस खूबसूरत औरत ने आरिफा के सर को प्यार से सहलाते हुए कहा। जी, पर आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे मालूम? आरिफा ने मासूमियत से पूछा। बेटा जी, मैं आपकी प्यारी सहेली कोमल की मम्मी हूँ और कोमल ने ही मुझे आपके बारे में बताया है। उस औरत ने अपना तारुफ करवाया। ओह अच्छा,
हाँ, उसने मुझे बताया था कि आप उसके पास वापस आ गई हैं। आंटी, वो ठीक तो है ना? आरिफा ने फिक्रमंदी जताई। हाँ, वो ठीक है और आज के बाद उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी, उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। जी आंटी, आप आ गई हैं ना, मुझे यकीन है अब उसे कोई तंग नहीं करेगा। आरिफा ने भी औरत की बात से इत्तेफाक किया। अच्छा, अब तुम वापस जाओ, बहुत रात हो गई है, सो जाओ, उस औरत ने आरिफा के गाल थपथपाते हुए कहा। जी आंटी। आरिफा इतना कहकर जैसे ही जाने के लिए पलटी, उसे ऐसा लगा जैसे कोई सफ़ेद चीज़ बिजली की सी तेज़ी से उसके सर के ऊपर से गुजर गई हो। उसने घबरा कर ऊपर आसमान की तरफ देखा, लेकिन वहाँ सिवाय काले बादलों के कुछ भी नज़र नहीं आया। उसे बड़ी हैरत हुई कि रात के इस वक्त तो यहाँ कोई परिंदा भी नहीं हो सकता। ये तो एकदम नामुमकिन बात थी। तो फिर ये क्या सफ़ेद शय थी जो उड़ान भरते हुए हवा में तहलील हो गई थी? उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत भी नीचे जा चुकी थी। वो जल्दी से भागकर रुबीना के बराबर में आकर लेट गई। जल्द ही उसे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। रात का आखिरी पहर था जब बारिश की मोटी मोटी बूंदों के थपेड़ों ने उन सभी को नींद से बेदार कर दिया। वो सभी एकदम उठी और जल्दी जल्दी अपने गद्दे, तकिए, चादरें समेटकर सीढ़ियों की तरफ भागने लगी। सबसे पीछे आरिफा भाग रही थी कि तभी उसने देखा कोमल हाथ में टॉर्च लिए नंगे पांव छत पर आ गई और उसके बाएं हाथ में कुछ क्लियर प्लास्टिक कप्स भी थे। कोमल, बारिश होने लगी है, तुम छत पे क्यों आ गई? आरिफा ने ज़रा ऊंची आवाज़ लगाते हुए कहा। आरिफा, तभी तो मैं आई हूँ, अगर बारिश तेज़ हो गई तो मेरे फूल खराब हो जाएंगे। उसने टॉर्च को मुंह से पकड़कर फूलों की तरफ रोशनी दिखाई और एक एक कर सारे फूलों पर वो क्लियर कप्स उल्टे ढक दिए। आरिफा को उस वक्त कोमल की अक्लमंदी पर खासा ताज्जुब हुआ। किस कदर इस लड़की को फूलों से मोहब्बत थी। तभी बारिश मूसलाधार बरसने लगी। कोमल के चप्पलों से खाली पैर क्यारियों की गीली मिट्टी में खड़े होने की वजह से पूरी तरह सन गए थे। आरिफा, बारिश तेज हो गई, तुम नीचे जाओ। कोमल ने आरिफा के चेहरे पर टॉर्च की रोशनी दिखाते हुए उसे हकमी अंदाज में कहा। लेकिन तुम तो पूरी भीग गई हो और तुम्हारे पैर? आरिफा ने उसके सने हुए पैरों को देखते हुए कहा। तुम भी तो भीग रही हो आरिफा, जाओ तुम, मैं भी बस जा ही रही हूँ, कोमल ने उसे जवाब दिया। आरिफा भी फिर सीढ़ियाँ उतरने लगी कि तभी रुबीना भी उसे लेने ऊपर ही आ रही थी। कहाँ रह गई थी तुम? पूरी भीग गई हो, क्या रही थी छत पर? रुबीना ने उसे अच्छी खासी डांट पिला दी। वो बाजी, मैं, चलो नीचे, कपड़े बदलो और सो जाओ। रुबीना आरिफा की बात सुने बिना ही उसे नीचे ले गई। अभी उन सभी को नीचे आए बमुश्किल 15 मिनट ही गुजरे थे कि उन्हें बाहर किसी चीज़ की बहुत ऊंचाई से गिरने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ी ही देर बाद बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर सुनाई देने लगा। वो लोग भी उठकर बाहर भागे तो देखा कोमल के घर के बाहर मोहल्ले वाले भीड़ लगाकर खड़े थे। अब अंधेरा भी छटने लगा था और बारिश भी रुक चुकी थी। सबसे आगे जमशेद थे। जब उन्होंने भीड़ में घुसकर सामने का मंजर देखा तो उनके ओसान खता हो गए। फिर पीछे पीछे घर की सभी ख्वातीनें और मर्दों ने जब एक के बाद एक वो भयानक नज़ारा देखा तो सबके मुंह हैरत से खुले के खुले ही रह गए। आरिफा दहलते दिल और कांपते कदमों से आगे बढ़ रही थी और जब उसने वो दिल दहला देने वाला मंजर देखा तो बेइख्तियार उसके मुंह से चीख निकल गई। सामने कोमल पेट के बल ज़मीन पर पड़ी हुई थी। उसके मुंह और सर से खून निकल रहा था और उसका सर पूरी तरह फट चुका था। खून इतना था जैसे किसी ने एक पूरा बकरा ज़िबा कर दिया हो। वो मर चुकी थी और उसका शराबी बाप उसके बेजान वजूद के पास बैठकर मातम कर रहा था। कोमल, कोमल, उठो कोमल, आंखें खोलो। मैं आरिफा, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज़ उठो कोमल। आरिफा उससे लिपटे हुए धाड़े मार मार कर रो रही थी। वो बड़ी ही मुश्किल से काबू में आई। बमुश्किल अम्मा परवीना और मामू जमशेद ने उसे कोमल से अलग किया। हुजूम में सरगोशी होने लगी। कोई कहता कि इसके नशई बाप ने ही बेचारी बच्ची को मारा है, तो कोई कहता कि बारिश की वजह से उसका पैर फिसला होगा, कोई कुछ कहता तो कोई कुछ।
लेकिन जब सभी लोग छत पर गए तो उन्होंने वहां मिट्टी से छपे छोटे छोटे पैरों के निशान देखे जो चलते हुए उस चौड़े से छज्जे के ऊपर जा रहे थे। और फिर ये देखकर उन सभी की हैरत की इंतहा न रही कि उस चौड़े से छज्जे पर कोमल के दोनों पैरों के निशान वाज़ेह तौर पर छपे थे। इसका साफ मतलब ये था कि कोमल खुद अपने पैरों पर चलकर छज्जे पर चढ़ी थी। हालांकि उनमें से कुछ पैरों के निशान बारिश होने की वजह से आधे मिटे हुए थे, लेकिन फिर भी साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उस कमसिन लड़की ने खुदकुशी की है। ये बात सारे मोहल्लेदारों में फैल गई और फिर पुलिस बुलाई गई। उन्होंने कोमल की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और खुद कोमल के घर की तलाशी लेने लगे। आरिफा को इसके बाद चुप लग गई। वो बिल्कुल खामोश हो गई। लब थे जो एक दूसरे में पेवस्त हो गए थे और कुछ भी बोलने से कासिर थे, जबकि आंखें इतना रोईं कि उस रात होने वाली बारिश का पानी भी कम पड़ गया। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर पहले जो लड़की ज़िंदगी से भरी हुई थी उसने यूं अचानक खुदकुशी कैसे कर ली। उसका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था। ज़रूर कुछ ऐसा था जो सबसे अभी भी छुपा हुआ था। पुलिस को कोमल के घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ और ना ही उसके शराबी बाप के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मिला। शाम तक कोमल की बॉडी भी उसके बाप के हवाले कर दी गई और जब सफ़े मातम बिछी तो उस पर बैठे हर इंसान की आंख अश्कबार थी। सबसे ज़्यादा बुरा हाल आरिफा का था। उसकी हालत भी किसी मुर्दे की सी थी। परवीना का कलेजा ये सब देखकर फटने लगता था। रात भर कोमल को देखने वालों और उसके मुर्दा जिस्म को देखकर अश्क बहाने वालों का तांता लगा रहा और सूरज की पहली किरण के साथ कोमल को ले जाने की तैयारी की जाने लगी। कोमल को ले जाते वक्त भी आरिफा बिफर गई। वो किसी सूरत संभलने में नहीं आ रही थी। बहरहाल कोमल को हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक सुपुर्दे अग्नि कर दिया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी सिवाय कोमल की हड्डियों में लातादाद फ्रैक्चरों और बज़ाहिर चोटों की रोहतात के अलावा कुछ नहीं निकला। आरिफा की हालत के मद्देनज़र जमशेद ने परवीना को कुछ दिन और ठहरने को कह दिया। वैसे मम्मा, कितनी हैरानी की बात है ना, 2 साल पहले नंदिनी भाभी ने भी ठीक इसी तरह छत से कूद के अपनी जान दे दी थी। तहमीना के इस जुमले ने यकायक गुमसुम बैठी आरिफा का ध्यान उसकी तरफ खींचा। हाँ, बदनसीब माँ की बदनसीब बेटी, तहमीना की माँ ने एक आह भरते हुए कहा। फिर वो आगे बोली, खुदा गारत करे इसके नशे बाप को जो दोनों का काल बन गया। वैसे भी वो बच्ची कौन सा अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रही थी। रोज़ रोज़ की मार और जुल्म ज़्यादती से तंग आकर ख़त्म कर लिया उसने भी खुद को। मम्मा, पर मुझे अभी भी यकीन नहीं होता। तहमीना की आंखों में नमी तैर गई। नंदिनी कौन? पास बैठी रुबीना ने पूछा। कोमल की मम्मी, नंदिनी भाभी। बहुत ही अच्छी औरत थी, लेकिन इस शराबी इंसान ने उनकी कदर न जानी। उन्हें भी बात बात पर जलील करना, उन पर हाथ उठाना, नशे की हालत में वहशी बन जाना, इसका तो जैसे रोज़ का काम बन गया था। हम लोगों ने कई बार इसे समझाया और कई बार पुलिस कंप्लेंट भी की, लेकिन हर बार इसे वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता। फिर 2 साल पहले कोमल के 12वें जन्मदिन पर उसने किसी छोटी सी बात पर नंदिनी भाभी को सबके सामने इतना जलील किया और उन्हें थप्पड़ों, घूंसों, लातों, गर्ज हर तरह से जख्मी कर दिया। हम सब ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया। जन्मदिन में आए सभी लोग उसके वहशीपन के गवाह थे। नंदिनी भाभी शायद ये सब बर्दाश्त न कर सकीं और उसी रात सबके सो जाने के बाद उन्होंने खामोशी से खुद को इसी छत से कूदकर ख़त्म कर लिया। आरिफा, जो एक कोने में बैठी सकते की सी हालत में ये सब सुन रही थी, उठकर तहमीना के पास आ गई। तहमीना बाजी, क्या आपके पास कोमल की अम्मा की कोई तस्वीर है? उसने पूछा। हाँ है तो, पर तुम्हें क्यों देखनी है? तहमीना ने उसके जर्द पड़ते चेहरे को देखते हुए पूछा। बस आप दिखाइए ना बाजी, आरिफा बोली। अच्छा, 1 मिनट। हाँ, ये देखो, ये है नंदिनी भाभी। ये उसी रात की तस्वीर है, कोमल के जन्मदिन की। इतना कहकर तहमीना ने फ़ोन आरिफा के हाथ में थमा दिया और ये देखकर आरिफा की हैरत की इंतहा न रही कि कोमल की माँ की शक्ल हूबहू उस रात दिखाई देने वाली खूबसूरत औरत से मिलती थी। आरिफा को समझने में ज़रा भी देर न लगी कि कोमल के साथ क्या हुआ हो सकता था।
उसे अपना दिल हलक में धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। और फिर उसके कानों में उस औरत के वही जुमले गूंजने लगे कि अब कोमल को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये आखिरी बात थी जो उस तस्वीर को देखकर आरिफा को समझ आई थी। और फिर उसे अपना वजूद किसी गहरी खाई में गिरता हुआ महसूस हुआ। जब उसकी आंखें खुली तो वो किसी हॉस्पिटल के प्राइवेट वार्ड में थी। रुबीना और परवीना उसके सिराने ही बैठी हुई थी। जमशेद भी बाहर कॉरिडोर में बैठे थे। 1-2 दिन बाद उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया, लेकिन सदमे और खौफ की शिद्दत से उसे फिर से तेज़ बुखार ने आ लिया। सभी घरवाले आरिफा की हालत को देखकर बहुत परेशान थे। एक रात जब दवाइयों के ज़ोर से उसकी आंख लगी तो ख्वाब में उसे कोमल दिखाई दी। वो किसी बहुत खूबसूरत बगीचे में थी और उसके चारों तरफ रंग बिरंगे फूल लहला रहे थे। उसके साथ वही खूबसूरत औरत भी थी। आरिफा, आरिफा, ये क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? तुमने मेरी फ़िक्र करना नहीं छोड़ी ना? देखो मुझे, मैं खुश हूँ यहाँ, और मम्मा भी मेरे साथ हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मम्मा मुझे अपने साथ ले जाने आई हैं। अब हमें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। इसीलिए आरिफा मेरी जान, अब तुम भी अपना हाल दुरुस्त करो। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, सब लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान हैं। चलो शाबाश, अब उठ भी जाओ। इतना कहकर एक नूर जैसी फैली रोशनी ने उन दोनों को अपनी आगोश में ले लिया और वो गायब हो गई। आरिफा की आंखों के सामने फिर से वही गहरा अंधेरा छा गया। उसने एकदम अपनी आंखें खोली तो वो काफ़ी हल्का महसूस कर रही थी। वो अब सब समझ गई थी। कोई चाहे कितना ही इसे खुदकुशी कह लेता, लेकिन वो जानती थी कि कोमल ने उस रात खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया था। ये उसकी मम्मी ही थी जो उसे अपने साथ ले जाने आई थी। दिन गुजरने के साथ आरिफा की हालत में बेहतरी आने लगी और जब वो बिल्कुल हशाश बशाश हो गई तो वो तीनों सबसे विदा लेकर वापस अपने गांव लौट गईं। आज इस वाक़ये को 10 साल बीत गए हैं। आरिफा अब 24 बरस की एक शादीशुदा औरत है, लेकिन आज तक वो इस वाक़ये को भुला नहीं सकी और ना ही फिर कभी वापस हैदराबाद गई। उसकी 1 साल की प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम उसने कोमल रखा है, और हैरत अंगेज़ तौर पर उसकी बेटी कोमल के नकूश काफ़ी हद तक उसकी अजीज़ सहेली कोमल से मिलते हैं।